Assalamu alaikum dear students, here is कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे सारे। ठीक है, आज FLP है। आई होप सो कि आप लोगों ने प्रिपरेशन भी अच्छी तरह की होगी बेटा। जी अच्छा जी, तो वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 4 सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम पढ़ रहे थे। तो डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। टाइप्स में हमारे पास आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड्स की वालेकुम सलाम बेटा हमने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर के हवाले से यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, और आपका जो आज का FLP का पेपर है उसमें भी शामिल है, ये टॉपिक शामिल है। तो अच्छी तरह इन पॉइंट्स को अच्छी तरह आप लोग अंडरस्टैंड करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। कुछ न्यू पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे, कुछ नए नॉलेज अबाउट दीज टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा पेपर के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। वालेकुम सलाम बेटा, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज आज हम पढ़ना है बेटा हमने, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की जब हम बात करते हैं बेटा, याद रखिएगा, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, हमारे जो है माइंड में एक बात याद रखिएगा आना चाहिए, दैट इज डायमंड इज नथिंग एल्स बट कार्बन। कार्बन के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी दिया था MCQs में, वहां पे मैंने डायमंड दिया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई व्हाट इज डायमंड, डायमंड के अंदर क्या क्या चीजें होंगे। हाँ जी, वालेकुम सलाम बेटा मोहम्मद, वालेकुम सलाम। तो आप लोगों ने और कुछ नहीं सोचना, बस कार्बन है, टोटली कार्बन, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है डायमंड के अंदर। हम जरा अब इसको जरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे बेटा। डायमंड इज बेसिकली अ कोवैलेंट सॉलिड। ये क्या है बेटा? कोवैलेंट सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है। और याद रखिएगा कोवैलेंट सॉलिड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप से मुराद ये है कि भाई अगर तो कोवैलेंट सॉलिड के अंदर दो किस्म के एटम्स जिनसे मिलके, फॉर एग्जांपल एटम से मिलके जो सॉलिड बना है, अगर उसके अंदर सेम एटम हो तब क्या क्राइटेरिया होगा, अगर डिफरेंट एटम्स हो तो क्या क्राइटेरिया होगा। ये हमारे पास दो डिफरेंट चीजें आ जाएंगी बेटा। अगर तो सेम एटम से मिलके बना हो तो हम इसके लिए एग्जांपल यहां पे लेंगे बेटा, दैट इज डायमंड। अभी हमने बात की डायमंड वो कोवैलेंट सॉलिड है जिसके अंदर तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है, दैट इज कार्बन। क्या है बेटा? कार्बन के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के एटम्स की, तो याद रखिएगा हमारे पास इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है सिलिका। सिलिका हम SiO2, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका को। यहां पे हम सिलिका के स्ट्रक्चर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इनऑर्गेनिक पोर्शन में पढ़ेंगे। कोवैलेंट सॉलिड को हम एक और नाम भी देते हैं बेटा, दैट इज एटॉमिक सॉलिड। इसको हम एक और नाम भी देते हैं बेटा, दैट इज एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड का हम इसको नाम देंगे। ठीक है बच्चे, क्यों कहेंगे एटॉमिक सॉलिड? क्योंकि इसके अंदर ऐसे भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक होमोन्यूक्लियर एटम है। इसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप्स के एटम मौजूद नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे सब्सटेंस को हम बेसिकली क्या कहेंगे? एटॉमिक सॉलिड कहेंगे, जिसके अंदर एक ही किस्म के एटम्स हो। ठीक है बच्चे, अब डायमंड का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखिए बेटा, यहां बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे, मैं जरा यहां पे बना देता हूं बोर्ड पे। यहां देखिए जरा बच्चे सारे, फॉर एग्जांपल ये बॉल्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं कार्बन को। याद रखिएगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन ऑफ द डायमंड मॉलिक्यूल विल अटैच्ड या विल लिंक्ड या विल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चे, 2 3 4। ठीक है बच्चे, सिमिलरली 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, अब इसको मैं जरा ज्वाइन करता हूं, चलिए इसके साथ भी बना लेता हूं। ठीक है बच्चे, मैं किसी को छोटा किसी को लार्ज बना दिया है ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बनेगा, फिर आगे बहुत आगे जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है बच्चे,
इस तरह से आपके पास बनेंगे। बहरहाल चले मैं एक दो यही बना लेता हूँ और आगे सारे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने मल्टी जो है नेटवर्क स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब आप जरा देखें, डायमंड को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। अब इसमें जो डॉटेड लाइंस है दिस शोज द कार्बन एटम। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कार्बन को। अगर आप इसमें गौर से देखें तो हमारे पास जो डायमंड है उसके अंदर कार्बन, एक कार्बन मजीद 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर आपको याद हो तो अगर 4 कार्बन आपस में कंबाइन हो, बॉन्ड हो विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो हमारे पास शेप आती है, जो स्ट्रक्चर होगा, दैट इज टेट्राहीड्रल। क्या होगा बेटा? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहीड्रल शेप, टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है बच्चे, और ये भी आप याद रखिएगा टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल है तो टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंगल की बात करें दैट इज 109.5। तो आप यहां पे ये जो एंगल है, तमाम के तमाम कार्बन के जो एंगल है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड के जो एंगल होगा बेटा दैट इज 109.5 डिग्री होगा। ठीक है बच्चे, और यहां पे चले मैं इस पॉइंट को मेंशन भी कर देता हूं बेटा कि बॉन्ड एंगल क्या है बेटा? बॉन्ड एंगल विल बी 109.5। और अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 कार्बन एटम्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूं, लेट सपोज यहां से लेकर यहां तक कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ है बेटा दैट इज अबाउट 154 पिकोमीटर। क्या है बेटा? 154 पिकोमीटर। याद रखिएगा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और जो बॉन्ड लेंथ होगा बेटा दैट इज 154 पिकोमीटर। ये डायमंड के अंदर तमाम के तमाम कार्बन टू कार्बन जो डिस्टेंस होगा दैट इज 154 पिकोमीटर। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज वी नो दैट कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास अगर हम एक सिंगल कार्बन एटम की बात करें तो सिंगल कार्बन एटम के अंदर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। क्या होगी बेटा? हाइब्रिडाइजेशन इज द sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दीज आर MCQs, याद रखिएगा बेटा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बेसिकली जो कार्बन के अपने ही, एक कार्बन एटम के अपने ही ऑर्बिटल्स के दरमियान इंटरमिक्सिंग होती है, जो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स्ड होके क्या बना देंगे बेटा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। वो मजीद दूसरे कार्बन एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग क्या बना देंगे बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। याद रखिएगा कि ओवरलैपिंग इज समथिंग डिफरेंट और इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट। याद रखिएगा बेटा, आगे मैं जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी बताऊंगा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में कभी बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बॉन्ड नहीं बनते, ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड बनेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स है, अक्सर बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए याद रखिएगा कि जो ऑर्बिटल्स है वो एक ही एटम के अपने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और ओवरलैपिंग में 2 डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होंगे। एज अ रिजल्ट ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, इंटरमिक्सिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा। और ये क्यों है आगे हम जब हाइब्रिडाइजेशन शुरू करेंगे तो वहां बता दूंगा। जी बेटा हैदर, सिलिका वाली बात बेटा मैंने ये कहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका कहते हैं। रेत ना, जो मट्टी है रेत जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन इसको हम कहेंगे हेट्रोन्यूक्लियर कोवेलेंट सॉलिड। हेट्रोन्यूक्लियर कोवेलेंट सॉलिड से मुराद ये है कि उसके अंदर जो एटम्स है वो डिफरेंट है, लेकिन डायमंड के अंदर तमाम के तमाम एटम एक ही एटम है, दैट इज कार्बन। ठीक है बच्चे, इसलिए मैंने आपको कहा यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ डायमंड को डिस्कस करेंगे। जब इनऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू हो जाएगा तो वहां पे हम सिलिका को, उसका एक बाकायदा पोर्शन है सिलिका के, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, यहां तक तमाम बच्चों को क्लियर हो गया बेटा। जब तमाम के तमाम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो याद रखिएगा इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एज अ रिजल्ट डायमंड इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम यहां पे कह सकते हैं कि डायमंड इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है बेटा? क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। व्हाई इट्स लुक लाइक अ फेस सेंटर क्यूबिक। बेटा मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा, बस थोड़ी देर वेट करिए। एक और स्ट्रक्चर भी है हेक्सागोनल भी।
8 बजे सुबह आज के, ठीक होगा बेटा। आज आपका जो एफएलपी टेस्ट होगा वो 8 बजे होगा, ठीक है। 8 बजे एफएलपी का टेस्ट आपका जो होना है आज, वो 8 बजे होना है बेटा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यों है मैं बताऊंगा, उसके ऊपर भी जा रहा हूं, बस जरा आप सब्र करें, जरा पहले इनको जरा समझे, इसके बाद मैं उसी के ऊपर ही जा रहा हूं, आप परेशान ना हो। मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है बेटा। एज ए रिजल्ट डायमंड इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया बेटा, बात समझ आ गई बेटा, यहां तक क्लियर हो गए सबको जी। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहीड्रल है। क्या है बेटा? टेट्राहीड्रल, क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहां से एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड। अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन डायमंड में पूछे तो अभी हमने बात की बेटा एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इट मींस कि एक कार्बन को 4 कार्बन सराउंड किया हुआ है। एज अ रिजल्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड विड बी 4। ठीक है बच्चे, तो यहां पे मैं ये बात भी यहां पे मेंशन कर देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 4। ये बात भी एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। अब यहां तक तो जनरल बातें हो गई बेटा, अब जो है कुछ टेक्निकल बातें हमने यहां पे अंडरस्टैंड करना है। जो बात तुम कर रहे हो ना, वह फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यों है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब यहां पे अगर आप जरा देखें तो हमने भी कहा कि बेटा जो डायमंड है दैट इज टेट्राहेड्रल, उसकी ज्योमेट्री होगी, पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर आप इन कार्बन एटम्स को, कार्बन एटम से मुराद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द डायमंड की अरेंजमेंट की बेस पे बात करें तो जब ये 3D स्ट्रक्चर बना देंगे, 3 डायमेंशनली जब ये स्ट्रक्चर बना देंगे तो डायमंड इज लुक लाइक अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सो अगर आपसे एमसीक्यूज में अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के हवाले से बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैं सीपी से लिखता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस क्या है बेटा? कार्बन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि इसकी जो लुक लाइक इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, अगर आप यहां पे भी जरा गौर करें तो आपको यहां पे स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा है। देखिए जरा, आपको हेक्सागोनल नजर नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, देखे ना आपको इस तरह से जो है स्ट्रक्चर 6 हेक्सागोनल टाइप नजर आ रहा है। जब ये 3D स्ट्रक्चर में तमाम के तमाम कार्बन एटम जब अरेंज हो जाते हैं तो दे वुड गिव द लुकिंग लाइक हेक्सागोनल। इसकी लुकिंग किस टाइप की होगी बेटा? हेक्सागोनल टाइप की होगी। ठीक है बच्चे, तो ये अरेंजमेंट के हवाले से हम ये बात करेंगे। इसके बाद जो अब आप कह रहे हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ एक यूनिट सेल की बात करें, देखें हमने लास्ट टाइम बात की थी बेटा सोडियम क्लोराइड के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर 4 सोडियम क्लोराइड है, तो यूनिट सेल ऑफ द सोडियम क्लोराइड क्यूबिक था। इसी तरह बेटा याद रखिएगा डायमंड को भी, अगर हम डायमंड का भी अगर एक यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल की जो शेप होगी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है बच्चे, इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट सेल ऑफ द डायमंड, यूनिट सेल ऑफ डायमंड, तो याद रखिएगा जो शेप होगी दैट इज क्या होगी बेटा? दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक बेटा मैंने 3 बातें यहां पे आपको मेंशन कर दिया शेप के हवाले से। अगर हम ओवरऑल एक डायमंड को देखें, उसके अंदर अगर हम कार्बन की अरेंजमेंट के बेस पे अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देखें और ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहीड्रल है। अगर हम ओनली अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनली देखें तो हेक्सागोनल नजर आएंगे। अगर आप सिंगल एक यूनिट सेल की बात करें तो दैट वुड शो द स्ट्रक्चर लाइक फेस सेंटर्ड क्यूबिक। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा। एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यों है बेटा? क्योंकि उसका एक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो यूनिट सेल हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा। ठीक है बच्चे, तो एमसीक्यूज के हवाले से अगर आपसे एक यूनिट सेल का पूछे तो आपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहना है, ओवरऑल स्ट्रक्चर का पूछे तो टेट्राहेड्रल कहना है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे पूछे तो हेक्सागोनल कहना है। ठीक है बेटा, दिस इज द पॉइंट। इसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, एक क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर है, तो जाहिर बात है कॉर्नर्स भी है, फेस भी है। तो याद रखिएगा बेटा इसके अंदर हमारे पास जितने भी कॉर्नर्स हैं उसके अंदर कितने एटम्स होंगे कार्बन के, फेस के ऊपर कितने कार्बन होंगे। तो याद रखिएगा बेटा कॉर्नर्स के ऊपर, हर कॉर्नर्स के ऊपर, टोटल कॉर्नर्स के ऊपर एक यूनिट सेल के अंदर 8 कार्बन एटम होंगे, कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है बच्चे, एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर पे कितने कार्बन होंगे बेटा? कॉर्नर पे टोटल 8 कार्बन होंगे।
फेस के ऊपर याद रखिएगा, फेस के ऊपर होगा बेटा 6 कार्बन एटम्स। कितने कार्बन होंगे बेटा? 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस ऑफ द डायमंड। याद रखिएगा डायमंड के फेस पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये ज्यादा कंसेप्चुअल पॉइंट भी है बेटा, याद रखिएगा। आपसे कभी कभार डायमंड के हवाले से इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ मेनी टेट्राहेड्रल कार्बन आर प्रेजेंट इन द डायमंड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल कार्बन कितने होंगे। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं सॉरी, एक यूनिट सेल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल कार्बन किसे कहेंगे बेटा? टेट्राहेड्रल कार्बन वो कार्बन है विच इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल कार्बन इज द कार्बन विच इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड। एक डायमंड का जो यूनिट सेल है उसके अंदर मौजूद जो कार्बन होंगे उसको हम टेट्राहेड्रल कार्बन कहेंगे। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा। तो डायमंड के अंदर याद रखिएगा एक यूनिट सेल के अंदर 4 टेट्राहेड्रल कार्बन होंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पे हम अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कार्बन कितने हैं बेटा? टेट्राहेड्रल कार्बन कितने होंगे बेटा? 4। तो आपसे एमसीक्यूज ये भी पूछ सकते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने कार्बन होंगे। जी बच्चे, एक यूनिट सेल के अंदर कितने कार्बन होंगे? आप इन तीनों को प्लस करेंगे, 8 + 6 + 4 18। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल, वन यूनिट सेल ऑफ द डायमंड कंटेन 18 कार्बन। बेटा याद रखिएगा एक यूनिट सेल के अंदर क्या होगा बेटा? जी बच्चे देखें, जो कंडक्टिविटी का रिलेशन है ना बेटा सहित, वो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ है। अगर तो वो कोई मेटालिक सॉलिड है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है तो उसका आयंस के साथ रिलेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से मैंने यहां पे इसलिए इसको रिलेट किया क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए हमने कहा कि दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहां पे बेटा आपको बता दिया कि एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने कार्बन होंगे बेटा? 18 कार्बन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग टू योर ईकेट एज वेल एज योर जीके नस्ट एज वेल एज पियास। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? एक मिनट बेटा, बैटरी लो हो गया, मैं जरा आपका बैटरी चेंज कर। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे बेटा, अगर एक टेट्राहेड्रल कार्बन की, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें या यूनिट सेल की बात करें तो कितने कार्बन है बेटा? 4 टेट्राहेड्रल कार्बन है। और टेट्राहेड्रल कार्बन किसे कहेंगे बेटा? दोस कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, तो ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट? जी ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम जरा बात करते हैं बेटा, जरा यहां बोर्ड पे देखिए सारे। अब हम जरा बात करेंगे कि नेचर में अगर हम बात करें तो नेचर में याद रखिएगा कि दुनिया में पूरी यूनिवर्स के अंदर डायमंड से ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल अब तक नहीं है, कोई भी नहीं आया अब तक। ठीक है बेटा, तो हम यहां पे बात कर सकते हैं कि इट इज वेरी हार्डेस्ट मटेरियल अमंग द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? हार्डेस्ट मटेरियल है। हार्डेस्ट मटेरियल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और जब ये 3D स्ट्रक्चर में जब ये एक्सटेंड हो जाएंगे तो नेटवर्क लाइक और एक हाईली कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं। एज अ रिजल्ट उनकी जो ओवरऑल स्टिफनेस है या ओवरऑल अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो वेरी हार्ड हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास एक तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल भी है, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, जिसके अंदर बहुत सारे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ द कार्बन एटम्स मिलकर आपके पास एक डायमंड बना देते हैं। इसके बाद दूसरी बात याद रखिएगा कि डायमंड इटसेल्फ हैव नो एनी कलर, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है डायमंड की, डायमंड कलरलेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कि डायमंड्स के डिफरेंट कलर क्यों है? तो सवाल बेसिकली इसका आंसर ये है कि डायमंड्स हमें डिफरेंट कलर में इसलिए मिलते हैं बेटा, डिफरेंट कलर्स में इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाती है। जब इंप्योरिटीज ऐड हो जाए तो जो कलर इंपार्ट करते हैं वो बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन द डायमंड है। डायमंड के अंदर इंप्योरिटी मौजूद होने की वजह से उसका कलर जो है हमें नजर आना शुरू हो जाता है, अदरवाइज द प्योर डायमंड विल बी कलरलेस। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये पॉइंट मैं आपको यहां पे डिस्कस करता हूं बेटा कि इंप्योरिटी की वजह से क्या आएंगे बेटा?
कलर हमें नजर आएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि डायमंड शाइनिंग है, बहुत ज्यादा शाइनिंग है। डायमंड शाइनिंग क्यों है? क्योंकि इसकी वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चे, और याद रखिएगा जब डायमंड के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद शाइन होना शुरू कर देते हैं, ग्लो करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। याद रखिएगा डायमंड को अगर आपने कट करना हो बेटा, उसको काटना हो, तो डायमंड को कट करने के लिए हमें डायमंड ही चाहिए। हम डायमंड को किसी आयरन से, किसी मेटल से नहीं काट सकते। ठीक है बच्चे, क्योंकि डायमंड इज द वेरी हार्डेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स। ठीक है बच्चे, इसलिए हम उसको डायमंड से ही कट करेंगे, हम उसको किसी और मटेरियल से कट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, अगर इसके बरक्स अगर आप ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट डायमंड के निस्बत अगर हम देखें तो ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट मटेरियल, ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है बच्चे, और ये इन सम केसेस अगर हम इसकी डायरेक्शन के हवाले से बात करें तो जो डायमंड है वो बेसिकली लेयर मॉलिक्यूल है। लेयर मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि एक लेयर नीचे है कार्बन के तो एक लेयर ऊपर है, दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स को पैरेलल टू द लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो वो गुड कंडक्टर शो करेंगे, कंडक्टिविटी इसकी होती है। ठीक है बच्चे, इसके अलावा याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। sp2 क्यों होती है बेटा? क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, बाकी एक p ऑर्बिटल्स जो कि डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लेयर्स के अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बहरहाल उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था दैट इज डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के हवाले से था। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है किसी को तो आप बता सकते हैं जी। एक और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होगा इसका। कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जी बेटा, सर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड, ऑब्वियसली बेटा डायमंड के सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा शाइनिंग आपके पास जो चीज है दैट इज डायमंड, इसीलिए तो डायमंड की कीमत बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि डायमंड से बढ़ के मेरे ख्याल है दुनिया में कोई चीज की कीमत नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो डायमंड की देखें ये नेचुरल एग्जिस्टेंस है। जब आपको ये कभी किसी दिन लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको डायमंड के हवाले से बताऊंगा कि डायमंड खुद कैसे फॉर्म होता है, किस तरह नेचुरली बनता है। ठीक है, इसको कैसे सर्च किया जाता है और इसको कैसे डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो सारे एक अलग से एक टॉपिक है, वो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर क्लासेस में हम बता देते हैं, लेकिन इस क्लास में हम नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है और इन टॉपिक्स को डिस्कस करते रहे तो फिर हमारा सारा टाइम इसी में चला जाएगा। इसलिए खैर जो आपकी रिक्वायरमेंट थी एंट्रेंस के हवाले से दैट इज दीज पॉइंट्स जो कि आपने अच्छी तरह याद रखनी है। यहाँ से एमसीक्यूज मैंने आपको साथ साथ बता दिया है कि ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। बेटा मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एमसीक्यूज का स्टेटमेंट लिखूँ साथ में ऑप्शन लिखूँ। आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कि बेटा एक यूनिट सेल ऑफ द डायमंड में कितने कार्बन है, तो आपको मैंने बता दिया 18 कार्बन है जो आपने याद रखनी है। दैट्स इट। ठीक है बच्चे, तो यहां से कोई एमसीक्यूज आए तो आई होप सो कि आप कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक इसी में ही आ जाएंगे बेटा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। अब हम जरा स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन की हम बात करेंगे। मैं यहां पे नीचे ही लिखता हूं स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। अगर हम बात करते हैं आयोडीन की तो याद रखिएगा बेटा आयोडीन इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कौन सा टाइप है बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप है। याद रखिएगा दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और याद रखिएगा बेटा कि आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड होने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि इनके अंदर आयोडीन टू आयोडीन जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से क्रिस्टल आपके पास फॉर्म होता है, दैट फोर्स इज नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है बच्चे, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इस पूरे आयोडीन के अंदर दैट इज वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है बच्चे, और ये वैन डर वाल फोर्सेस वीक होती है बेटा, इसलिए अगर हम आयोडीन को हीट अप करें तो यह लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है बेटा, इसके अलावा आयोडीन का साइज भी बहुत लार्ज होते हैं, एज अ रिजल्ट पोलैरिटी भी ज्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर हम हेलोजन फैमिली में देखें ना तो हमारे पास जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन हमारे पास वाहिद हेलोजन है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज
वैंडरवाल फोर्सेस। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब जरा जो पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कि याद रखिएगा कि जो आयोडीन है उसका स्ट्रक्चर या उसकी शेप जो होती है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये भी हमारे पास क्या है बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसका जो है स्ट्रक्चर है। और याद रखिएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जितने भी लैटिस पॉइंट है, अब आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लैटिस पॉइंट क्या चीज है। लैटिस पॉइंट इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है उस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, लैटिस पॉइंट के ऊपर जो आयोडीन मौजूद है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में मौजूद नहीं होगा, बल्कि वो डाई एटॉमिक फॉर्म में आयोडीन मौजूद होंगे। अगर हम एक स्ट्रक्चर यहां पे स्लाइडली ड्रा करें, एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो क्यूबिक आपको पता है बेटा सम लाइक दिस। एक क्यूब है आपके पास, इस क्यूब के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं आयोडीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन इन द लैटिस पॉइंट, तो याद रखिएगा डाई एटॉमिक फॉर्म से मुराद ये होगा कि एक आयोडीन ये है तो दूसरे आयोडीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह यहां पे भी होगा, इसी तरह यहां पे भी होगा बेटा, यहां पे भी होगा। मतलब तमाम के तमाम लैटिस पॉइंट्स पे हमारे पास क्या है बेटा, तमाम के तमाम लैटिस पॉइंट पे हमारे पास क्या है बच्चे, आयोडीन I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो I2 के फॉर्म में जितने भी है वो I2 के फॉर्म में क्या रहेंगे बेटा, एक यूनिट सेल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम किसी एक यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने आयोडीन्स मौजूद होंगे बेटा, तो याद रखिएगा कि एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ आयोडीन्स विल बी 14 I2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। I2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा, 14। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग टू योर एंट्री टेस्ट एग्जाम। याद रखिएगा कि एक आयोडीन का यूनिट सेल, अगर हम एक आयोडीन की बात करें तो उसके अंदर क्या है बेटा, 14। जी बेटा क्या कह रहे हो वजाहत, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस है तो उससे किसके, यूएसए के, क्या कह रहे हो बेटा तुम उससे? अच्छा हाँ बेटा, मैंने आपको यही बता तो दिया ना कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लेकिन स्टिल नो ये सॉलिड है। सॉलिड इसलिए है क्योंकि वीक वैंडरवाल फोर्सेस तो इसके अंदर मौजूद ऑब्वियसली है, लेकिन बात यहां पे ये है कि आयोडीन का साइज बहुत लार्ज है। जब साइज ज्यादा हो जाते हैं ना बेटा, तो इसके अंदर याद रखिएगा इंड्यूस्ड डायपोल जो फोर्सेस है या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, जिसको हमने डिबाई फोर्सेस का नाम दिया था, इस तरह की फोर्सेस तमाम के तमाम इसके अंदर आ जाती है। एज ए रिजल्ट ये क्या करना शुरू कर देते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में रहना शुरू कर देते हैं। ये एज ए रिजल्ट गैसियस फॉर्म में रहना ऑब्वियसली इसके लिए सॉलिड फॉर्म में रहना इसके लिए आसान होगी बेटा एज कंपेयर टू गैसेस। वजह यह है कि जब साइज इंक्रीज हो जाती है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो इनके दरमियान अट्रैक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा बेटा, इसीलिए हमने इसको वीक वैंडरवाल फोर्सेस कहा हुआ है। वीक वैंडरवाल फोर्सेस है, लेकिन साइज और पोलराइजेबिलिटी की वजह से यह सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है बच्चे, गैसेस के फॉर्म में ऑब्वियसली अगर हम इसको लेके जाना चाहे, हम इसको स्लाइडली हीट कर दे, इसलिए आयोडीन आपके पास सब्लिमेट है, सब्लिमेशन शो करती है। ये लिक्विड में कभी नहीं जाता, ये आपके पास सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं। इसीलिए गैस में चले जाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है बेटा, वीक वैंडरवाल फोर्सेस है और सॉलिड है, इसीलिए ये आसानी से गैस में चले जाते हैं। ठीक है बेटा, बहरहाल एक यूनिट सेल के अंदर अगर हम आयोडीन की बात करें तो एक यूनिट सेल के अंदर 14 आयोडीन के क्या होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स होंगे। आयोडीन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा, 14। अगर आपसे पूछे एटम कितने होंगे आयोडीन के, तो इसका डबल कर दो, 28। एक यूनिट सेल के अंदर आयोडीन के कितने एटम्स है बेटा, 28। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं कॉर्नर्स पे कितने हैं और फेसेस पे कितने हैं, तो याद रखिएगा एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे और फेसेस की अगर हम बात करें तो बेटा याद रखिएगा कॉर्नर्स पे आपके पास टोटल 8 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे, 8 I2 होंगे बेटा, और 6 I2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। टोटल आपके पास हो गए 14 I2 के मॉलिक्यूल्स। बेटा क्लियर हो रहा है सबको? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं जी, नहीं है बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से वो ये है कि अगर हम बात करें I और I2 के अंदर बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें या बॉन्ड डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो I और I अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, और I के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है इन गैसियस फॉर्म, ठीक है बेटा,
तो याद रखिएगा I और I के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा सॉलिड की केस में दैट इज 271.5 पिकोमीटर, while in case of gaseous form that would be 266.6 पिकोमीटर। एमसीक्यूज क्या वाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर आयोडीन सॉलिड फॉर्म में हो बेटा तो 271.5 पिकोमीटर है, और अगर आयोडीन गैसियस फॉर्म में हो तो 266.6 पिकोमीटर है। यहां पे एक रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, मतलब वैसे आपके लिए नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई सॉलिड के केस में अगर हम बात करें और गैसियस फेस में अगर हम बात करें, तो सॉलिड फेस में हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिनसे वो सॉलिड मिलके बना हुआ है वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होती है। जब क्लोजली पैक्ड होती है तो बेटा बॉन्ड डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मसला ये है मसला ये है कि हमारे पास गैसियस फॉर्म में बॉन्ड डिस्टेंस कम है, सॉलिड में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है। वजह यह है कि जो आयोडीन है जब ये सॉलिड फॉर्म में हो तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस जो कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, उनके जो एंटाई, आपने ये नाम सुना होगा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो ये जब एमओटी शुरू हो जाएंगे तो वहां पे मैं आपको थोड़े से इसके हवाले से बता दूंगा। यहां पे सिंपल आप ये याद रखिएगा, इन सॉलिड स्टेट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर अपना इफेक्ट कास्ट करते हैं। इफेक्ट कास्ट करने की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है और उनके दरमियान रिपल्शन कास्ट हो जाती है। जब रिपल्शन कास्ट होगी बेटा तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। दिस इज द मेन रीजन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सॉलिड फॉर्म में इसलिए ये बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिपेल करना शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट बॉन्ड डिस्टेंस विल बी इंक्रीज। जी बेटा फेडरल बोर्ड के अंदर ऑब्वियसली ये टॉपिक है, ठीक है ना। आप उसके अंदर पोर्शन देखें, सॉलिड का पोर्शन देखें, वहां पे आपको मिल जाएंगे। बेसिकली हमारा जो एंट्री टेस्ट का जो पोर्शन होगा या ई केट का जो पोर्शन है उसमें आपके तमाम के तमाम सिलेबस शामिल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट शामिल है। लेकिन ज़्यादातर आपके जो ऑब्वियसली जो सिलेबस फॉलो करते हैं वो है पंजाब टेक्स्ट बुक के। तो हम पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसी के अंदर डिफरेंट बुक्स के नॉलेज को हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिसमें फेडरल बोर्ड भी शामिल है, AO लेवल भी शामिल है, ठीक है बच्चे। तो डिफरेंट सोर्स को हम मिला के आपका लेक्चर प्रिपेयर करते हैं और आपको लेक्चर हम इसी के हवाले से देते हैं, सिर्फ एक बुक से नहीं देते। कभी भी ये पॉइंट्स आपको अपने बुक से नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा। ये A लेवल्स O लेवल्स के बुक को हम कंपाइल करके उनके जो है टॉपिक्स को समराइज करते हुए हम आपके लिए एक कंप्लीट लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, लेक्चर बना देते हैं जो आपके लिए एंट्री टेस्ट के हवाले से होता है, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी, यहां तक था बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम जरा शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। किसी का कोई सवाल है तो बता सकता है जी। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर नंबर 5? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम इसको अब शुरू करेंगे बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, चैप्टर नंबर 5 को जी। अब आप जरा यहां पे देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जो देखिए, हम ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने डिटेल एक्सपेरिमेंट्स को यहां पे ड्रा करके हमने इतने ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना। हमने जो पॉइंट्स हमारे लिए पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, उनको हमने कंसेप्चुअली स्टडी करना है और हमने उसको इस तरह आप समझे कि गो थ्रू करना है, टॉपिक्स को गो थ्रू करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है जो रिगार्डिंग टू योर एमसीक्यूज होंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपका टॉपिक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन से ही। तो बेटा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के हवाले से हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली द फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल एज एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द एटम, ठीक है बच्चे। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने सुना होगा। आई होप सो कि आप सबको इसके हवाले से कुछ ना कुछ नॉलेज होंगे, ठीक है बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बेटा, किसने इसको एक्सपेरिमेंट को, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था? तो उस बंदे का नाम है बेटा, उस फिजिसिस्ट का नाम है, बेसिकली ये बंदा फिजिक्स का था, इसका नाम है सर विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स, ठीक है बच्चे। विलियम क्रुक्स ने डेट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ है,
कोई एथेंटिक नहीं है, कोई जो है आपको 1895 का दे रहा है, कोई 1879 का दे रहा है, कोई 1869 का दे रहा है, तो इट डजेंट मैटर कि आप डेट वगैरह याद नहीं रखेंगे, नाम याद रखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है बच्चे, बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं बेटा, बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल को भी मैं पॉइंट्स में लिखूंगा बेटा। अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करें, नॉर्मल प्रेशर की बात करें, तो गैसेस से कभी भी करंट पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी बेटा, याद रखिएगा। गैसेस आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर ज्यादा हो तो गैसेस से कभी भी बेटा याद रखिएगा, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया गया, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको पता है ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स है, एक एनोड का काम कर रहा है, एक कैथोड का काम कर रहा है। इसको बाहर एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ दिया गया है, और जो गिलास ट्यूब है उसके अंदर गैस को या वाटर वेपर को या कोई एयर को उसके अंदर क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है सॉरी, जो एयर वहां पे फिल किया हुआ है या गैस वहां पे फिल किया हुआ है, उसको वैक्यूम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वैक्यूम पंप की मदद से हम क्या करते हैं, उसके अंदर से गैस का जो प्रेशर है उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां पे बेसिकली हम यहां पे ये बात करेंगे प्रिंसिपल में कि भाई जो गैसेस है वो नॉन कंडक्टर है। ठीक है बेटा, गैसेस क्या है बेटा, गैसेस नॉन कंडक्टर है। ठीक है बच्चे, और इसको हम कंडक्टर बनाते हैं भाई, नजर आ रहा है बेटा आपको, ये चीज नजर आ रहा है, हाँ जी, नॉन कंडक्टर है बेटा, इसको हम कंडक्टर बनाते हैं बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। हम प्रेशर को रिड्यूस करके जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद, उसको हम कंडक्टर बना देते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया ना पॉइंट। अब यहां पे जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है उनको हम जरा डिस्कस करेंगे। नंबर 1 याद रखिएगा, जो प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब जो हम मेंटेन करते हैं, दैट इज अबाउट 0.01 टॉर। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर हम मेंटेन करेंगे दैट वुड बी 0.01 टॉर। और याद रखिएगा जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हाई वोल्टेज जिसका रेंज भी दिया हुआ है आपके बुक वालों ने, दैट इज 5000 टू 10,000 वोल्ट। आप पोटेंशियल डिफरेंस या हाई वोल्टेज या अप्लाई करेंगे 5000 से 10,000 वोल्ट तक। बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। एक तो आपके पास जो प्रेशर होगा गैस का, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे बेटा, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेंगे। दूसरी बात बेटा मैं बताने लगा हूं, उसी के ऊपर जाने लगा हूं, उसी डिपेंड करेंगे प्रेशर के ऊपर बेटा। सेकंड इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब की लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपने वोल्टेज कितना अप्लाई कर, हाउ मच द वोल्टेज वुड बी अप्लाई ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने, बेटा मेरी बात सुने ना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया था। जे थॉमसन ने इसके अंदर, जब प्रॉपर्टीज में आपको अभी बताऊंगा ना, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाऊंगा, तो जे थॉमसन ने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था कैथोड रेस के ऊपर। वो अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इन पॉइंट्स को जरा समझो बेटा। मैंने आपको ये बताया, ये हम बात कर रहे थे बेटा, डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो जो हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रेंज फ्रॉम 5000 टू 10,000 वोल्ट। ठीक है बच्चे, तो 5000 से 10,000 वोल्ट तक आपके पास एक रेंज है, और ये डिपेंड करेगी बेटा दो चीजों के ऊपर। एक तो जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया है उसका प्रेशर कितना है, प्रेशर के अकॉर्डिंग रखना होता है। ठीक है बच्चे, सेकेंड थिंग इज द लेंथ ऑफ द गिलास, जो गिलास जो ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, उसकी लेंथ कितनी है, उस लेंथ के ऊपर डिपेंड आपने हाउ मच द पोटेंशियल वुड अप्लाई ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट्स आपने दो पॉइंट्स आपने याद रखनी थी। अब हम जरा बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। बेटा वीडियो रुक गई है? नहीं बेटा, वीडियो सही ठीक जा रहा है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेस, ऑब्वियसली हम इसको स्लाइडली शॉर्टली देखना है फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, तो यहां पे जरा देखिए, मेरी बात जरा गौर से सुने बेटा, कि सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैथोड रेस के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेस के नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं बेटा, तो हमारे माइंड में दो ऐसे फिजिसिस्ट आते हैं जिन्होंने इसको प्रूव किया था। एक का नाम था बेटा जे पेरिन। क्या नाम था बेटा? जे पेरिन। जे पेरिन ने क्या किया था बेटा? जे पेरिन ने
जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, पूरे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इधर देखिए जरा, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर उसने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया था। क्या किया था बेटा उसने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके क्या स्टडी किया बेटा, क्या ऑब्जर्व किया बेटा, ऑब्जर्व क्या किया बेटा, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेस। मतलब ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जब उन्होंने, फॉर एग्जांपल ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां इस साइड से और इस साइड से क्या अप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, फॉर एग्जांपल। अब आपको पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी प्रोडक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। तो आपके पास नॉर्थ से साउथ की तरफ फॉर एग्जांपल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो आप जब इसके दरमियान में कैथोड रेस को रख देंगे तो कैथोड रेस फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल इसकी मूवमेंट जो है वो यहां से स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो जब आप साइड से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या बिहेवियर ऑब्जर्व की बेटा, कि जो कैथोड रेस जो स्ट्रेट मूव कर रहे थे बेटा, वो क्या करना शुरू कर दिया, वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई, टू पोल्स, ये जो दो पोल्स है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उनसे क्या करना शुरू कर दिया बेटा, उनसे परपेंडिकुलर, आपकी बुक वालों ने अप एंड डाउन की बात किया हुआ है, वही बात है, याद रखिएगा। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, ऑलवेज कीप रिमेंबर बेटा, ये पॉजिटिव रेस हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों केस में सेम है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों में इसी तरह होता है। On the application of the magnetic field on the charged particle, then the charged particle move perpendicular to the line joining two poles. जो दो पोल्स को ज्वाइन कर रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या करेंगे बेटा, उसकी बेंडिंग होगी। मीन टू से द रिस्पॉन्स टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को वो रिस्पॉन्स करेगी। इट मीन्स द पार्टिकल विल बी चार्ज पार्टिकल होने की वजह से वो रिस्पॉन्स शो करेगी, अदरवाइज रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे पॉइंट मैं यहाँ पे बता दिया, आपको यहाँ पे लिखने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है कि ये ऑब्जर्व क्या किया बेटा, कि उन्होंने क्या चीज देखा, उन्होंने जो अपने एक इफेक्ट शो किया कि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेस है उसने अपना कोई बिहेवियर शो किया, जिसमें उसने क्या किया बेटा, उसने परपेंडिकुलर मूवमेंट शुरू कर दिया, परपेंडिकुलर मूवमेंट शो कर दिया बेटा। कहां पे किस लिहाज से हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स, जो दो पोल्स को ज्वाइन कर रही थी ना, नॉर्थ और साउथ पोल को, उन दोनों के दरमियान से ये परपेंडिकुलर अपने बिहेवियर शो कर रही थी। इसी दौरान इसी तरह के ही एक्सपेरिमेंट एक और बंदे ने भी परफॉर्म किया बेटा, जिसका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। अब जो तुम बात कर रहे थे ना बेटा थॉमसन की, वो अब आ गई है। जोसेफ जॉन थॉमसन या जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन ने बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जो जे पेरिन ने किया था। जो जे पेरिन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसी को ही उसने यूटिलाइज किया, बट जो फील्ड अप्लाई की उसने वो अप्लाई की बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने क्या अप्लाई किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया बेटा। और क्या चीज उसने देखा, क्या चीज ऑब्जर्व किया बेटा, जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को रखे, तो क्या चीज देखा बेटा, कि जो कैथोड रेस है वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट अपनी बेंडिंग शो कर रही थी, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। इट मींस उसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या चीज प्रूफ हो गया, यहां से जो चीज प्रूफ हुआ वो ये है, कैथोड रे कैरी पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, सॉरी बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चे, कैथोड रेस के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं जी, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बेटा। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज मोड ऑफ मूवमेंट। मोड ऑफ मूवमेंट से मुराद क्या है कि इसकी वो ट्रेवल किस तरह करेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, जो कैथोड रेस है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। हम इसको पॉइंट्स बनाएंगे मोड ऑफ मूवमेंट के नाम से। मोड ऑफ अच्छा जी बेटा, ठीक हो गया, तो ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा, आवाज का मसला हल हो गया। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था बेटा कि दे प्रोड्यूस्ड अ शार्प शेडो। याद रखिएगा, दिस प्रॉपर्टी इम्पार्ट द इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस एज अ वेव लाइक नेचर। ये हमें बेसिकली क्या बता रही बेटा, दिस प्रॉपर्टी शोज द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। वेव नेचर किस वजह से बेटा, वेव नेचर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ या द मूवमेंट ऑफ, आपके सिंपल कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ द कैथोड रेस इन द स्ट्रेट लाइन एंड प्रोड्यूस्ड अ शार्प शेडो व्हेन स्ट्राइक विद एन ओपेक ऑब्जेक्ट, दैट वुड शो द क्या चीज शो करे बेटा, वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट अब इसी में हम ऐड करेंगे बेटा, दैट इज द आप इसमें ऐड करेंगे पार्टिकल नेचर या मटेरियल नेचर, आप कह सकते हैं मटेरियल नेचर। ठीक है बच्चे, मटेरियल नेचर से क्या मुराद है बेटा, मटेरियल नेचर से मुराद ये है कि अगर आप किसी लाइट पेडल को कैथोड रेस के रास्ते में रख दें तो वो उस पेडल को मूव करवाएंगे। आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है। बेसिकली ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, इलेक्ट्रॉन हैव मोमेंटम। अब मोमेंटम आपको पता है कि मोमेंटम दो किस्म के होते हैं, एक आपको एंगुलर मोमेंटम है, एक लीनियर मोमेंटम है। वो सारी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिंपल बात बताने लगा हूं। मोमेंटम मींस दे हैव अ कांस्टेंट स्पेसिफिक वेलोसिटी एज वेल एज मैस और वेलोसिटी दोनों होने की वजह से हम इसको यहां पे क्या कहेंगे बेटा, दे हैव मोमेंटम। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर देने की जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मोमेंटम। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम बात करेंगे, अब इसको जरा रेस कर देता हूं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और भी है, उनको हम डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएंगे बेटा, दैट इज E/m रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ अ कैथोड रेस की अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली इक्वल था बेटा किसके, इलेक्ट्रॉन के, एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि कैथोड इज नथिंग एल्स बट इलेक्ट्रॉन। कैथोड और कुछ नहीं है बल्कि क्या है बेटा, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो वो कैथोड रेस के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर जाहिर बात है इनकी लो होती है बेटा, पेनिट्रेशन पावर एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसकी कम होती है। ये बात आपने याद रखनी है। लास्ट पॉइंट जो आपने याद रखनी है बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था बेटा, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, नेमिंग ऑफ द कैथोड रेस को जो जिस बंदे ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का, दैट वाज स्टोनी। स्टोनी वाज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट जिसने कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस क्लियर हो गए सबको जी? कोई सवाल है यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने लगे, दैट इज द प्रोटॉन। ठीक है बेटा, दैट इज प्रोटॉन। अब हम जरा डिस्कस करने लगे बेटा प्रोटॉन को। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी बिल्कुल सेम एज इट इज कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट की तरह ही था बेटा, लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की गई। मॉडिफिकेशन क्या किया था बेटा, मॉडिफिकेशन ये किया था कि जो कैथोड है उसको परफोरेटेड बनाया गया था। परफोरेटेड से मुराद ये है कि कैथोड के अंदर स्मॉल छोटे छोटे होल्स बना दिया था, इसी को कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। कैथोड की मॉडिफिकेशन की थी, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट सेम है। तो उन्होंने क्या देखा बेटा, कुछ कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस भी थे बेटा जो उस कैथोड रेस के बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहे थे। ये सारी बातें आपको एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ लिया होगा बेटा, सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट है। जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है बेटा वो ये है कि प्रोटॉन को या पॉजिटिव रेस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बेटा, किसने किया था, दैट वाज ई गोल्डस्टाइन। ई गोल्डस्टाइन वाज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट जिसने प्रोटॉन को या पॉजिटिव रेस को सबसे पहले डिस्कवर किया। जी बच्चा, ठीक हो गया। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, इन पॉजिटिव रेस को हम कैनाल रेस भी कहते हैं, आल्सो नाउन एज कैनाल रेस। अब कैनाल रेस क्यों कहते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि वो परफोरेटेड प्लेट से पास होकर प्रोड्यूस करते हैं ग्लो, इसलिए इनको हम कैनाल रेस कहते हैं। ठीक है बेटा, पॉजिटिव रेस को हम कैनाल रेस भी कहते हैं। प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करें तो कैथोड रेस पॉजिटिव रेस की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस्ड कैसे होगा बेटा, तो यहां पे पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपको याद हो
कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस को फिल किया हुआ है एट लो प्रेशर। जब आपने गैस को फिल किया हुआ है तो आप जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कैथोड रेस, या जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा था, वो इलेक्ट्रॉन जब गैस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो वो उस गैस मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे बेटा, नॉकड आउट कर देंगे, पुटर कर देंगे। नॉकड आउट से मुराद क्या है, वहां से निकाल बाहर करेंगे, उस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो जो आपके पास बनेगा दैट वुड बी द पॉजिटिव आयंस। वो पॉजिटिव आयन बेसिकली पॉजिटिव रेस को कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो मैं यहां पे स्लाइड फॉर एग्जांपल यहां मेरे पास एक गैस है, इस गैस के ऊपर जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस चार्ज, साथ में एक इलेक्ट्रॉन तो ये जो हमने अप्लाई किया था, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ये जो कि आपके पास बीम ऑफ कैथोड रेस है। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास कैथोड रेस वाले इलेक्ट्रॉन है बेटा, और एक वो इलेक्ट्रॉन है जो इस गैस के अंदर से बाहर निकला है, गैस के अंदर से नॉकड आउट हुआ है। तो बेसिकली प्रोडक्शन ये है कि जब कैथोड रेस गैस मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को नॉकड आउट कर देंगे, निकाल बाहर कर देंगे। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आयंस बनेंगे, और पॉजिटिव आयंस ऑब्वियसली किसकी तरफ मूव करेंगे बेटा, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट सबको। अब हम इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में यह है कि कैथोड रेस, बेटा यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बता दे जी। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, जल्दी से बताए बेटा, मुझे टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताए, कोई सवाल है किसी का जी? किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा, बता दे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। नहीं है बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज को। तो याद रखिएगा कैथोड रेस की अगर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो कैथोड रेस कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव रेस की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज बात करें बेटा, ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे बेटा। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो दोनों में वो अपना बिहेवियर शो करेगा बेटा, बिहेवियर शो करेगा जस्ट अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ने शो किया था, जो इलेक्ट्रॉन ने बिहेवियर शो किया था, बिल्कुल उसके अपोजिट शो करेंगे। ठीक है बच्चे, लाइक अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वो क्या करेंगे, अपने बेंडिंग शो करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या करेंगे ये बेटा, टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट अपनी बेंडिंग शो करेंगे। मीन टू से कि ये चार्ज पार्टिकल होने की वजह से जिस तरह इलेक्ट्रॉन ने अपना बिहेवियर शो किया था, इसी तरह ये भी अपना बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम E by M रेशो की बात करें तो E by M रेशो इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। E by M रेशो इज द स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर है। इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर क्यों है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर इसलिए है क्योंकि जो E by M रेशो इन केस ऑफ पॉजिटिव रेस डिपेंड अपॉन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करेंगे बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा मैसेस इंक्रीज होते जाए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन में आपके पास पता है मैस क्या है, 1 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हीलियम की तो हीलियम में मैस क्या है, 4 है। ठीक है, एटॉमिक मैस 4 है ना। तो मैस जो इंक्रीज करते जाएंगे तो गैसेस के मैस इंक्रीज हो जाए तो चार्ज टू मैस रेशियो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं बेटा, मैथ के स्टूडेंट्स हैं आप सारे। फॉर एग्जांपल E by M इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल X के बराबर है। यहां देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं तो X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। अगर मैस इंक्रीज हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा हम डिफरेंट गैसेस इस्तेमाल करते जाएंगे, ऑब्वियसली चार्ज टू मैस रेशियो की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सबसे हाईएस्ट चार्ज टू मैस रेशियो जो ऑब्टेन किया गया दैट वाज हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए था बेटा, सबसे हाईएस्ट, मैं ऊपर लिखता हूं इस पॉइंट को, हाईएस्ट यहां पे लिखता हूं बेटा, हाईएस्ट चार्ज टू मैस रेशियो किसके लिए ऑब्टेन किया बेटा, चार्ज टू मैस रेशियो फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए ऑब्टेन किया गया। सबसे हाईएस्ट चार्ज टू मैस रेशियो हाइड्रोजन के लिए। क्यों है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस सबसे कम है। देखें ना, मैस डिनोमिनेटर में है, मैस कम हो तो चार्ज टू मैस रेशियो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो चार्ज
हाइड्रोजन के केस में सबसे मैक्सिमम थी बेटा वैल्यू इसकी, बाकी तमाम के केस में इनकी वैल्यू कम होती गई। ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मैक्सिमम, ज्यादा थी। ठीक है बच्चे, यहां तक तमाम क्लियर हो गया बेटा। इसके अलावा अगर मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन इज 1836 टाइम मोर देन क्या होगा बेटा, मोर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज्यादा क्या है बेटा, हैवियर है प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने की वजह से चार्ज टू मास रेशियो वो इलेक्ट्रॉन से कम रखती है। इलेक्ट्रॉन से उसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या है बेटा, कम रखती है। इसमें दो एमसीक्यूज के हवाले से दो पॉइंट्स और भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं बेटा। अगर हम मास की बात करते हैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो याद रखिएगा मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 1.0073 AMU। ठीक है बेटा, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बेटा, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपने याद रखनी है इन वैल्यूज को फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, तो एक एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर एएमयू में बता दे तो मैस ये है, और अगर इसकी बात करें तो मैस ये है। ठीक हो गया बेटा। सर नॉर्मली सिंगल गैस यूज की जाती है, ऑब्वियसली बेटा मैं भी यही बता रहा हूँ। आप देखिए, आप सिंगल गैस इस्तेमाल करें, आप एयर इस्तेमाल करें, आप वाटर वेपर इस्तेमाल करें, इट डजंट मैटर। ठीक है बेटा, कि आप अगर एयर इस्तेमाल करें तो उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो कंप्लेक्सिटी और भी बढ़ जाएगी। अगर आप सिंगल गैस की बात करते हैं तो सिंगल गैस के अंदर क्या होगा बेटा, उसकी बिहेवियर डिफरेंट होगी। तो जाहिर बात है हम सिंगल गैस को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी अपनी आसानी के लिए हम सिंगल गैस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक तमाम बच्चों को क्लियर हो गया बेटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी बच्चे को है तो मैं डिस्कस करने के लिए तैयार। जी बच्चे, नहीं है जी, कोई सवाल बेटा किसी का? नेक्स्ट है दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब बेटा हमने जरा फास्टली जाना है क्योंकि अब आपका जो है सिलेबस भी ज़रा हमने फास्टली कवर करना है बेटा। ठीक है, और मैं कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि आप लोगों का एक्स्ट्रा लेक्चर भी मैं अरेंज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। एक आध दिन में आप लोगों के डेली बेस पे मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रखूँगा ताकि सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाए। ठीक है बच्चे, एक्स्ट्रा लेक्चर के भी मैं भी वो कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में। ठीक है, तो एक लेक्चर मॉर्निंग में हुआ करेगा और एक लेक्चर इस टाइम पर होगा, तो आपका सिलेबस भी जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है बेटा जी। इसके बाद आ जाती है बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा रिगार्डिंग टू योर पेपर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में आ जाती है बेटा रदरफोर्ड। एक बात याद रखिएगा, 1924 में रदरफोर्ड ने, अच्छा एक और बात याद रखिएगा यार, मैं एमसीक्यूज बताना भूल गया कि पॉजिटिव रेस को प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया था बेटा? रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को, चल मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी ने दिया था, इसी तरह प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। 1924 में रदरफोर्ड ने क्या कहा था बेटा कि उसने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्शन दी थी बेटा, प्रेडिक्शन दी थी। उसने क्या चीज प्रेडिक्ट किया था बेटा? उसने ये कहा था कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैस ऑफ एन एटम, एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल भी होना चाहिए या होगा या होना चाहिए जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है। विदाउट दैट पार्टिकल हम एटम के मैस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसने ये बात की थी। आप खुद देखें ना कि रदरफोर्ड कितना ज़हीन था। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि भाई 1924 में ये कहा, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए थे तो उसने कहा भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो ठीक है बात, लेकिन एक ऐसा पार्टिकल भी होना चाहिए एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल भी होना चाहिए, इसके बगैर हम एटम के मैस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रदरफोर्ड की जो है प्रेडिक्शन ये थी। लेकिन इसी प्रेडिक्शन को लिया उसके स्टूडेंट ने, जिस बंदे ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था वो बेसिकली रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। कौन था भाई? क्या नाम था उसका? चैडविक। क्या नाम था बेटा? चैडविक। 1932 में चैडविक वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का स्टूडेंट था ये। तो इस बंदे ने, चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था।
ठीक है बच्चे। और इसने डिस्कवर कैसे किया वो बेसिकली हम यहां पे देखेंगे, उसको हम एक्सपेरिमेंट को जरा देखेंगे बेटा। बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट से उसने डिस्कवर किया। मैं स्लाइडली डायग्राम बना रहा हूं बेटा, जल्दी से आप लोग साथ साथ बना रहे। मैंने सर से आपका 5 मिनट टाइम लिया है मैथ के टीचर से। ठीक है बच्चे, ये आपके पास लेड ब्लॉक है बेटा, दिस इज द लेड ब्लॉक। लेड ब्लॉक, इसका क्या काम है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। और यहां पे दरमियान में जो चीज हमने रखा है दैट इज पोलोनियम। पोलोनियम इज द रेडियोएक्टिव मेटल, रेडियोएक्टिव मेटल है बेटा ये, और रेडियोएक्टिव है। और ये पोलोनियम आपने इस्तेमाल किया था, आपने नहीं बल्कि चैडविक ने इस्तेमाल किया था फॉर द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स के लिए उसने पोलोनियम को इस्तेमाल किया था। जब उसने पोलोनियम को इस्तेमाल किया तो क्या देखा बेटा उसने कि पोलोनियम के अंदर से बहुत सारे जो है रेडिएशंस निकल रही थी। मैं जरा यहां पे समझाने के लिए ज्यादा बना रहा हूं। बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही थी। जो रेडिएशन यहां पे प्रोड्यूस्ड हो रही थी बेटा, द रेडिएशन वाज क्या था बेटा, अल्फा पार्टिकल्स, जिसको हम डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल भी कहते हैं। डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग एल्स बट दीज आर हीलियम He, जिसको हम डबल पॉजिटिव से शो करते हैं। 2 and 4 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। ठीक है बच्चे, इन पार्टिकल्स को जब उसने क्या किया बेटा, बम्बार्ड किया किसी टारगेट मेटल के ऊपर। और जो टारगेट मेटल उसने इस्तेमाल किया था, द टारगेट मेटल वाज बेरिलियम। ये बेरिलियम था बेटा, बेरिलियम 4 और 9, जिसको हम टारगेट मेटल का नाम देंगे। टारगेट मेटल उसने इस्तेमाल किया था बेरिलियम को। और उसने क्या चीज ऑब्जर्व की बेटा, उसने ये चीज ऑब्जर्व की, जब रेडिएशन इस टारगेट मेटल के ऊपर पड़ने की वजह से कुछ ऐसे रेडिएशन प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। सम न्यूट्रल पार्टिकल्स was produced as a result of the bombardment of this alpha particle on the target metal। और इसको जब उसने डिटेक्टर से पास किया, डिटेक्टर को इसके सामने लगा दिया। डिटेक्टर आपको पता है रीडिंग्स देती है बेटा 0 1, इसको आप इस तरह करें, चले 1 2 3 4, यहाँ पे 0 और इसके मतलब यहाँ पे फिर आपके पास क्या होगा 1 2 3, इस तरह की इसकी रीडिंग होती है बेटा। पॉजिटिव और नेगेटिव की रीडिंग होती है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अगर हम यहां पे बात करते हैं इसकी नीडल की, तो नीडल जो है वो 0 पे ही रहा बेटा। इस नीडल ने अपनी मूवमेंट शो नहीं की। ये जो नीडल है वो 0 से आगे पीछे मूव करे, अगर इस तरफ को मूव करे तब पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ मूव करे तो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन 0 पे ही तो ये कोई चार्ज शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है जिसके ऊपर डिटेक्टर हमने पास किया था, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, डिटेक्टर। डिटेक्टर ने कोई भी चार्ज शो नहीं किया। एज अ रिजल्ट यहां से यह बात कंक्लूड कर दिया गया कि भाई जो पार्टिकल यहां से प्रोड्यूस्ड हो रहे थे उन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है बेटा, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल। और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम चैडविक ने ही न्यूट्रल पार्टिकल को ही क्या कहा बेटा, न्यूट्रल पार्टिकल्स को ही न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। और अगर इसकी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल से मुराद नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन मीन टू से, इसके ऊपर जब रेडिएशन फॉल किया तो जो यहां से रेडिएशन प्रोड्यूस हुई थी बेटा, इसकी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है अगर उसकी बात करें तो हमने कहा बेटा हीलियम 2 प्लस यहां पे जो टारगेट मेटल था वो क्या था, बेरिलियम Be4 9। अब आप देखें जरा, हीलियम को जब इसके ऊपर बम्बार्ड किया तो क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि ये जो बेरिलियम है ये कन्वर्ट हुआ कार्बन में 612 में कन्वर्ट हो गया। प्लस साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, न्यूट्रॉन। साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, 0 चार्ज होगा। और मैस क्या होगा बेटा, 1। मैस क्या होगा, 1। अब आप जरा दोनों को बैलेंस जरा देखें, जरा इस साइड पे देखें 4 और 2 6, यहां पे 6 हो गया और यहां पे 9 और 4 13, 12 4 1 13, दोनों साइड पे मैस और एटॉमिक नंबर बैलेंस है। तो ये केमिकल, ये बैलेंस जो है न्यूक्लियर रिएक्शन था जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्टेन किया था। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में सिंपल है बेटा, प्रॉपर्टीज में स्लाइडली बोलूंगा बेटा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फ्री न्यूट्रॉन है वो डिके हो जाते हैं किसमें बेटा, फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। ठीक है बेटा, न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहे थे। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में
प्लस इलेक्ट्रॉन में प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये प्रोटॉन के लिए है, ये प्रोटॉन है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके पास क्या है बेटा, न्यूट्रिनो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मैस 0 शो किया हुआ है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का कोई मैस नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की इलेक्ट्रॉन है स्पेसिफिक मैस, लेकिन यहाँ पे हम मैस शो क्यों नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत स्मॉलर होते हैं। दैट इज आपको याद हो 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻31 -31 kg में इसके मैस है। खैर, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपने ये याद रखनी है बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, और ये आयनाइजेशन कास्ट नहीं कर सकते बेटा, गैसेस को आयनाइज नहीं कर सकते बेटा ये। इसके अलावा हमने 2 पॉइंट और भी याद करनी बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से, फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन के हवाले से। अगर हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन करें तो फास्ट न्यूट्रॉन की मैं बात करूंगा बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन, और स्लो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो फास्ट न्यूट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वो ट्रेवल करेंगे 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इसकी जो है ट्रेवलिंग है बेटा। और इसकी ट्रेवलिंग क्या है बेटा, आपके पास लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है बेटा, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनके मूवमेंट बहुत फास्ट है, जो कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से ट्रेवल करेंगे बेटा। और जो स्लो न्यूट्रॉन है वो क्या है बेटा, आपके पास लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल कन्वर्जन की बात करें तो बेटा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है बेटा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये एक कन्वर्जन के तौर पे आप याद रखिएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, मतलब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलके आपके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना देगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपने याद रखनी है बेटा। इसके अलावा एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, 1 न्यूट्रॉन बेटा याद रखिएगा, 1 न्यूट्रॉन की बात करें, 1 न्यूट्रॉन मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स मिलके आपके पास 1 न्यूट्रॉन बनाएगा बेटा। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, 3 क्वार्क्स मिलके 1 न्यूट्रॉन बनाएगा, और 3 क्वार्क्स में से 2 आपके पास डाउन है और 1 अप क्वार्क्स है। ये टाइप्स है क्वार्क्स के, अप एंड डाउन, तो 2 डाउन और 1 अप क्वार्क्स क्या बनाएंगे बेटा, न्यूट्रॉन बनाएंगे। इसके अलावा आपने एक और लास्ट पॉइंट याद रखना बेटा कि न्यूट्रॉन के अंदर एक एबिलिटी है कि दे एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन, वाटर। ठीक है, वाटर और पैराफिन वगैरह से हाई स्पीड प्रोटॉन को क्या करते हैं, ये एक्सपेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, याद रखनी बेटा आपने। और एक लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का क्या मेन रोल है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मेन रोल बेटा याद रखिएगा, खास बात बताने लगा हूं आपको कि जो एटम के न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन का रोल ये है कि वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोटॉन्स। देखिए आपको पता है कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपस में रिपल करेंगे ना, तो न्यूक्लियस में कैसे रहेंगे। तो बेसिकली न्यूट्रॉन का काम ये है कि उन प्रोटॉन के आपस में रिपल्शन को मिनिमाइज कर देते हैं ताकि वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहे। प्रोटॉन के आपस की रिपल्शन को क्या करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चे, यहां तक हम रख लेते हैं। नेक्स्ट हम मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, एक छोटा सा टॉपिक है, वो करने के बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप कर दिया। जी, कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का? नहीं है, जल्दी से बताए बेटा। ठीक है बेटा, तो बस बेटा आप अपने आज के लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यूज लाजमी दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, रिव्यूज लाजमी दे दें। ठीक है बेटा, ये ज़रूरी है। और बाकी इंशाल्लाह बेटा कल मुलाकात होगी बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।